हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। होटल मारिया के एक आलीशान कमरे में एक खूबसूरत हॉट लड़की जिसने शॉर्ट और टी शर्ट पहन रखे थे और हाथों में रेड वाइन से भरा एक गिलास ले रखा था, मन ही मन में खुद से बात करते हुए कहती है, क्या मुझे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेनी चाहिए इस काम के लिए, वरना इन लोगों से तो कुछ होगा ही नहीं। दरअसल यह लड़की और कोई नहीं, हिमांशी कौर थी, जो अमन को यम पर्वत से उतरने के बाद सबसे पहले मिली थी और जो किलर लिस्ट में इस समय 9th नंबर पर है। अभी हिमांशी, जो अपने दिमाग में कुछ सोच ही रही होती है, को तभी अपना फोन रिंग करते हुए सुनाई देता है। मैम, काफी ढूंढने के बाद भी हमें वह कार वाला व्यक्ति नहीं मिला जिसमें वह वाले सर जिसकी आपने फोटो दी थी बैठे थे। वह जैसे ही फोन उठती है उसे बस यही आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ही हिमांशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन वह तुरंत ही अपने आप को शांत भी कर लेती है। फैमिली की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का इस्तेमाल करो, हिमांशी बिना किसी भाव के फोन पर कहती है। पर मैम, लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति अभी अपनी बात पूरी भी कर पाता, उसे बीप बीप फोन कटने की आवाज सुनाई देती है। एक कमरा जिसमें 4-5 लोग बैठे थे और जिनके सामने लैपटॉप या कंप्यूटर रखे हुए थे, इस वक्त सबकी नजर एक ही व्यक्ति पर होती है। क्या हुआ जुनैद? मिस हिमांशी ने क्या कहा? एक व्यक्ति जो उन्हीं में से एक कंप्यूटर के सामने बैठा था, थोड़ा चिंता वाले भाव के साथ कहता है। उसका सवाल सुनकर सभी की नजरें अपने आप जुनैद नाम के व्यक्ति पर चली जाती हैं, क्योंकि उन सभी के मन में भी इस समय यही सवाल चल रहा था। जुनैद, जो अभी भी शॉक्ड हुआ खड़ा था, किसी के द्वारा अपना नाम पुकारे जाने से होश में आ जाता है। मैमा ने एक बार भी मेरी बात तक नहीं सुनी, जुनैद नाम का व्यक्ति जो अपने फोन को ही घूर रहा था मन में ही खुद से कहता है और एक गहरी सांस लेकर अपने आसपास के लोगों के चेहरे देखने लगता है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से हेल्प लेने को बोला है, मैमन ने जुनैद सबकी तरफ देखते हुए, जो इस समय उसकी तरफ ही घूर रहे थे, अपनी बात कहता है और उस कमरे से चुपचाप निकल जाता है। वहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम सुनते ही सबके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं और यहाँ तक कि एक व्यक्ति जो इस समय मजे में चाय पी रहा था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम सुनते ही उसके मुंह से पूरी चाय ही बाहर आ जाती है। इस वक्त उसे पूरे कमरे में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम सुनकर मौत जैसा सन्नाटा छा गया था और सब बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। इस वक्त उसे पूरे कमरे में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमन, जो खन्ना विला में अपने कमरे में सोफे पर बैठे एक रेड कलर के बॉक्स को ही देखे जा रहा था, को तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है। अंदर आ जाओ, अमन शांति से दरवाजे की तरफ ही देखते हुए कहता है। सर, आपको बड़े मालिक ने याद किया है, एक नौकर अमन को रिस्पेक्टफुली आकर बताता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अमन जवाब देते हुए कहता है। मास्टर ने मुझे जब मैं यहाँ आ रहा था तब बोला था कि मुझे जनरल R D शर्मा से एक बार मिल लेना चाहिए जाकर। लगता है अब उनसे मिलना ही पड़ेगा मुझे, और यह रेड बॉक्स जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें आखिर है क्या या यह खुलेगा कैसे, शायद इसकी भी मिस्ट्री वहीं जाकर सुलझेगी। उस रेड बॉक्स को अपने पुराने बैग में रखकर अमन रामकृष्ण खन्ना से मिलने के लिए डाइनिंग एरिया में जाने लगता है, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर R K खन्ना डाइनिंग एरिया में ही होते हैं। आपने तो कहा था कि मुझसे 3 दिन बाद आकर मिलेंगे, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमन आचार्य सुखदेव को भी सबके साथ बैठा देखकर थोड़ी हैरानी के साथ, जो बनावटी थी, कहता है। असल में उसे पहले से ही लग रहा था कि मेहिका से मिलने के बाद आचार्य उससे जरूर कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आएंगे। वहीं आचार्य सुखदेव जब अमन की हैरानी में छुपे व्यंग्य को समझते हैं तो वह बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। दादाजी, आपने मुझे बुलाया था, अमन डाइनिंग रूम में पहुंचकर रामकृष्ण खन्ना से कहता है। वही रामकृष्ण खन्ना जो इस समय कुछ सोच रहे थे और जिसकी वजह से उनके चेहरे पर अजीब भाव मौजूद थे, अमन की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और आचार्य सुखदेव की ओर देखने लगते हैं। अमन भी रामकृष्ण खन्ना के बिना कहे गए शब्दों को समझ जाता है और जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। वहीं अमन के बैठते ही रामकृष्ण खन्ना और मेहिका के पिता बिना कुछ कहे ही अपने आप उठकर के वहां से जाने लगते हैं। आप दोनों बातें करिए, हम दोनों थोड़ा टहल कर आते हैं बाहर से, रामकृष्ण करना मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ अमन और आचार्य की ओर देखकर कहते हैं और अपने बेटे के साथ वहां से ऐसे चले जाते हैं जैसे कि वह घर उनका नहीं बल्कि आचार्य और अमन का ही हो। आपको मुझसे क्या बात करनी है? अमन केतली से चाय कप में डालते हुए शांति के साथ कहता है। क्या आज तुम्हें मेहिका के बारे में कुछ अजीब लगा?
आचार्य अमन की आंखों में देखते हुए कहते हैं, क्या अजीब। अमन कप में चाय डालते हुए कैजुअली कहता है, मुझे लगता है कि मिहिका एक मार्शल आर्टिस्ट है और उसे लगातार कोई गाइड भी कर रहा है। तो इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इन सब चीजों से क्या मतलब है। अमन अपने उसी शांति वाले भाव के साथ अपने कंधे उचकाते हुए कहता है और चाय में शुगर डालने लगता है। आप कितने चम्मच शुगर लेंगे? आचार्य सुखदेव, जो इस समय अमन को ही देख रहे थे, उसके बर्ताव को देखकर एक गहरी सांस लेते हैं और अमन द्वारा पहले बनाए गए कप को अपनी ऊर्जा में बांधकर अपने पास ले लेते हैं। अच्छा, आप भी 2 ही चम्मच लेते हैं? अमन दूसरे वाले कप में भी 2 चम्मच चीनी डालते हुए स्माइल के साथ कहता है और कप को अपने हाथ में पकड़ लेता है। क्या तुम अपना वादा भूल चुके हो? आचार्य सुखदेव चाय की चुस्की लेते हुए अमन की तरफ देखकर कहते हैं, 3 महीने की बात हुई थी, मुझे अभी याद है। अमन भी चाय की एक चुस्की लेते हुए उसी तरह से और उन्हीं की टोन में आचार्य को जवाब देते हुए कहता है, इस बच्चे से डील करना वास्तव में बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं सक्सेना की बातें यह कैसे इतनी आसानी से मान लेता था। अमन का एटीट्यूड देखकर आचार्य सुखदेव मन ही मन में खुद से कहते हैं, खैर यह सब छोड़ो, मुद्दे की बात यह है कि मेरे यहाँ दोबारा से इतनी जल्दी आने का कारण यह है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा दिया है। वहीं अमन, जो शांति से बैठा चाय पी रहा था, के कानों में जैसे ही आचार्य सुखदेव के शब्द पड़ते हैं, उसकी आंखें अचानक छोटी हो जाती हैं। दरअसल अमन को जो चीज सबसे ज्यादा नापसंद थी वही यह थी कि कोई उसकी लाइफ के डिसीजन उससे बिना पूछे ले ले, जैसे कि मिहिका के साथ उसकी शादी तय करना मास्टर सक्सेना द्वारा। परंतु इस बार तो आचार्य सुखदेव ने उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिना उसकी मर्जी जाने कराकर हद ही पार कर दी। आपको क्यों लगता है मैं आपकी बात मानने वाला हूँ? अमन चाय के कप को टेबल पर रखते हुए कहता है, जिसके चेहरे के शांत भाव अब भी नहीं गए थे, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक साफ साफ देखी जा सकती थी। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ बच्चे, मेरा नाम अमन है, कोई बच्चे नहीं। अमन आचार्य की बात काटते हुए कहता है और अंगड़ाई लेते हुए सोफे से खड़ा हो जाता है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी लाइफ के डिसीजन बिना मुझसे पूछे ले सकते हैं। अमन आचार्य सुखदेव की तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, जो देखने में स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब आगे क्या होगा? अमन, जो वहां से चुपचाप और पूरी तरह से आचार्य सुखदेव को इग्नोर करते हुए जा रहा था, अचानक कुछ महसूस करते ही रुक जाता है और उसके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान आ जाती है। क्या आप सच में फोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं मुझे रोकने के लिए? अमन अपने सामने बैठे आचार्य सुखदेव से हल्की स्माइल के साथ कहता है, जो जेन्युइन स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बालक, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे उस मास्टर सक्सेना से डरता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आज जब तक तुम इस टेबल पर रखे पेपर्स पर साइन नहीं करते, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आचार्य सुखदेव कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो इस वक्त टेबल पर ही रखे थे की तरफ इशारा करते हुए अमन की तरफ घूरकर कहते हैं। वही अमन, जो इस वक्त कॉलेज डॉक्यूमेंट को ही देख रहा था, अपना सर उठाकर आचार्य सुखदेव की ओर देखने लगता है। क्या आपको लगता है आप मुझे रोकने में सक्षम है? अमन उसी विनम्रता और मुस्कान के साथ आचार्य की तरफ देखकर कहता है। वही आचार्य सुखदेव, जो एक प्राउड पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे, जब अमन की बातें सुनते हैं तो उन्हें मन ही मन अमन पर बहुत गुस्सा आता है। अभी आचार्य सुखदेव, जो अमन की बातों से थोड़ा नाराज हो गए थे, कुछ एक्शन लेकर अमन को सबक सिखाने जा ही रहे होते हैं कि बड़ों से कैसे बिहेव करना चाहिए, कि तभी उन्हें अमन के साथ की पिछली वाली घटना याद आ जाती है, जिसमें वह अमन को अकेले में लेकर गए थे कुछ बात करने के लिए। पुरानी घटना याद आते ही अचानक आचार्य सुखदेव के चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं और एक गहरी सांस लेकर वह अपना गुस्सा दिल ही दिल में दबाते हुए अपना हाथ हिलाकर तुरंत अमन के सामने से अपनी एनर्जी वापस ले लेते हैं। अपनी एनर्जी वापस लेते हुए आचार्य की आंखों में इस समय अनिच्छा साफ साफ देखे जा सकती थी। वही अमन, जब आचार्य सुखदेव को पीछे हटते हुए देखता है तो वह एक मुस्कान के साथ चुपचाप वहां से चला जाता है। मैं आपकी बातों पर विचार करूंगा, अमन कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है। वही आचार्य सुखदेव, जो असमंजस की स्थिति में बैठे थे, जब अमन के शब्द सुनते हैं तो उनके दुविधा से भरे चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। यह बच्चा थोड़ा सा शरारती तो है, पर उतना भी परेशान करने वाला नहीं है। अपने मन ही मन में आचार्य सुखदेव अमन को जाते हुए देखकर कहते हैं, पिताजी आपको क्या लगता है आचार्य सुखदेव क्यों इस अमन नाम के लड़के को इतना अधिक भाव दे रहे हैं? और वैसे भी हम तो अभी तक इस लड़के के बारे में कुछ भी जानते तक नहीं है और न ही कुछ पता कर पाए हैं। और हाँ, मैंने आपके कहे अनुसार इस लड़के की पूरी डिटेल सीक्रेट कर दी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसकी डिटेल को सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं। मिहिका के पिता रामकृष्ण खन्ना से, अर्थात अपने पिता से, जिज्ञासा के साथ पूछते हैं।
वहीं रामकृष्ण खन्ना जो बड़ी देर से अपने बेटे की बात सुन रहे थे, उसकी बात के खत्म करते ही अचानक हंसने लग जाते हैं। अपने पिता को इस तरह खुलकर बेवजह हंसते हुए जब शौर्य खन्ना देखते हैं तो उनके चेहरे पर और अधिक कंफ्यूजन दिखाई देने लगती है। वहीं रामकृष्ण खन्ना जो इस समय अपने बेटे के चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव साफ साफ देख पा रहे थे, उसे कोई भी जवाब नहीं देते और बस टहलते हुए आगे बढ़ना जारी रखते हैं। शौर्य खन्ना भी जब देखते हैं कि उसके पिता उसे कोई भी जवाब नहीं देने वाले, तो वह भी उनका पीछा करते हुए उनके साथ साथ चलने लगते हैं। वहीं अमन जो अब तक अपने कमरे में आ चुका था, लाल डिब्बे को अपने सामने रखकर किसी गहरी सोच में डूब जाता है। काफी देर तक ऐसे ही एक जगह बैठे रहने और विचारों में डूबे रहने के बाद वह तुरंत बेड पर से उठकर अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान की अवस्था में बैठ जाता है। वहीं इसी समय दिल्ली के एक रईस इलाके में एक खूबसूरत लड़की जो ध्यान में बैठी थी की आंखें अचानक खुल जाती हैं। इस वक्त सामने बैठी इस लड़की की आंखों में चमक साफ साफ देखी जा सकती थी, जिससे पता चल रहा था कि यह कोई आम लड़की नहीं है। केवल लोअर और टी शर्ट में होने के बावजूद इस लड़की की सुंदरता ऐसी लग रही थी मानो यह लड़की इस वर्ल्ड से बिलोंग ही ना करती हो। शायद इसी वजह से मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही हूँ। लगता है आज मैं जरूर ब्रेक थ्रू करके अगले स्टेज में कदम रख लूंगी। एक स्माइल के साथ वह खूबसूरत लड़की जो और कोई नहीं, शाह फैमिली की सबसे छोटी बेटी ज्योति शाह ही थी, खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है और दोबारा से मेडिटेशन करने लगती है। लगभग 1 घंटे बाद दोबारा से आंख खुलने पर इस वक्त ज्योतिष के खराब एक्सप्रेशन देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह जरूर असफल रही होगी। आसमान की तरफ थोड़ी देर देखकर एक गहरी सांस लेने के बाद ज्योति शाह, जिसके चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, उठती है और घर के अंदर जाने लगती है। मैम, यह इनविटेशन कार्ड अभी कुछ देर पहले ही आया है। ज्योति शाह जो अपने कमरे की ओर ही जा रही थी को तभी एक आवाज सुनाई देती है और वह रुक जाती है। एक सर्वेंट जिसने अपने हाथों में एक सफेद रंग का लिफाफा पकड़ रखा था, उसी की ओर बढ़ रहा होता है। मैम, यह इनविटेशन कार्ड ठीक है, इसे रख दो, अभी मुझे खाना खाने के बाद याद दिला देना। मेहिका उस सर्वेंट की बात काटते हुए कहती है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। ओके मैम। अब वह सर्वेंट भी ज्योति शाह की बातों का जवाब देते हुए कहता है और तुरंत वहां से चला जाता है। लगता है मुझे किसी ना किसी की गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी अपने ब्रेक थ्रू के लिए, नहीं तो मैं पूरी लाइफ यहीं अटकी रह जाऊंगी। ज्योति शाह कमरे की ओर जाते हुए मन ही मन में अपने आप से कहती है। वहीं दूसरी तरफ मेहिका खन्ना जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, अपने आप से ही मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, आज मास्टर इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे थे? पहले तो मैंने उन्हें ऐसे कभी नहीं देखा और मार्शल अंकल भी चुपचाप यहाँ से मास्टर के कहने पर एक बार में ही चले गए। क्या सैक में कोई प्रॉब्लम चल रही है जो मुझे नहीं पता? और सबसे अजीब बात तो यह है कि मुझे अभी तक समझ में यह नहीं आया है कि मैं बेहोश कैसे हो गई। क्या यह उस पर्वत का काम है? मेहिका दांत पीसते हुए अमन को याद करते हुए मन ही मन में कहती है। लेकिन एक मिनट, मेहिका जो अमन से काफी चिड़ी हुई थी के दिमाग में अचानक कुछ खटकता है। मैं कैसे इतनी जल्दी बेहोश हो सकती हूँ? मैं तो एक मार्शल आर्टिस्ट हूं ना। मेरे मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद भी मुझे केवल दवाइयां के माध्यम से इतनी देर तक बेहोश करके रखा, और यहाँ तक कि उठने के बाद भी मुझे कोई भी मेडिसिनल तत्व तक फेल नहीं हो रहे हैं। यह इंसान तो सच में मेडिसिनल एक्सपर्ट निकला। मेहिका खुद की ही इमेजिनेशन बनाते हुए अपने आप से कहती है, मुझे आगे से इससे सावधान रहना होगा, नहीं तो जिस तरह का इसका चरित्र है यह कुछ भी कर सकता है। अगली बार मैं जब इसे मिलेगी तो अपनी ऊर्जा को अपनी बॉडी में एक्टिवेट रखूंगी। अब आगे क्या होगा? किसी बा के एक लग्जरी रूम जिसमें 4-5 अमीर लड़के जो देखने में ही काफी बड़े घरों के लग रहे थे, शराब पी रहे होते हैं। कुछ भी कहो भाई, पर दिल्ली की तो बात ही अलग है। वैसे सम्राट भाई, मैंने सुना है कि कोई नई बिजनेस वुमेन दिल्ली आई है जो देखने में ही अपनी बात अधूरा छोड़ते हुए उन्हें में से बैठा एक 24-25 साल का लड़का हंसते हुए कहता है, शिमला से दिल्ली आए हैं। सम्राट जो अभी उसे लड़के का सवाल सुनकर जवाब देने जा ही रहा था, अचानक दूसरे लड़के की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ, ब्रदर विकी काफी अप टू डेट रहते हैं। सम्राट दूसरे व्यक्ति की बात जोड़ने पर हंसते हुए उससे कहता है जिसका नाम विक्की था। वहीं सम्राट को हंसता देखकर और विक्की को सम्राट की बातों पर मुस्कुराते हुए देखकर बाकी सब भी जबरदस्ती की हंसी हंसने लगते हैं। ब्रदर विकी भी लगता है लाइन में लगे हुए हैं। वही लड़का जिसने शुरू में बात छेड़ी थी हंसते हुए कहता है, जिसकी बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैंने तो सुना है इस क्वीन बार की ओनर जो दिल्ली की आधी अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर हुकूमत करती है और सुंदरता में दिल्ली के 4 ब्यूटीज को भी मात देती है, आज तक सिंगल है और आज तक उसने वह सब भी नहीं किया, मतलब वर्जिन है।
विक्की और सम्राट भाई, आप दोनों को तो उस पर ट्राई करना चाहिए। उन्हीं का दोस्त जिसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी शराब के नशे में विक्की की ओर ही देखकर कहता है। वहीं उसकी बात सुनते ही अचानक अभी तक वहां पर जो हंसी ठिठोली चल रही थी और जो सबके चेहरों पर बड़ी सी स्माइल थी तुरंत गायब हो जाती है। इस वक्त वे सभी भद्दे भावों के साथ उसी दोस्त जिसका नाम रवि था उसे ही घूर रहे होते हैं। उन सभी के चेहरों का डर साफ साफ बता रहा था कि उन्होंने अभी अभी कुछ डरावना सुन लिया है। सम्राट जो पार्टी होस्ट कर रहा था के चेहरे पर तो इस वक्त डर के मारे पसीना ही बहने लगा था। यहाँ तक कि विकी जो दिल्ली की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक था के चेहरे पर भी इस समय हल्के डर के भाव देखे जा सकते थे, पर उसकी पर्सनैलिटी में कुछ तो अजीब था। डोंट वरी दोस्तों, हम लोग प्राइवेट रूम में हैं और मेरे पास सिल्वर कार्ड भी है। विकी अपने चेहरे के डर को जो जेन्युइन नहीं लग रहा था छुपाते हुए हल्का कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, पर यह बात तो वहां बैठे सभी लोग जानते थे कि सिल्वर कार्ड तो छोड़ो, यहाँ तक कि गोल्ड कार्ड वाले को भी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है अगर उन्होंने यहाँ पर क्वीन को ऑफेंड कर दिया तो। अच्छा हुआ हम लोग प्राइवेट रूम में है, वरना अगर बाहर इस बेवकूफ ने ऐसी बात की होती और किसी के कानों में बात चली जाती तो भगवान ही जाने इसके साथ और यहाँ बैठे सभी लोगों के साथ क्या होता, विक्की मन ही मन में सोचते हुए खुद से कहता है। वही वह लड़का जिसने अभी अभी क्वीन के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी और जो थोड़ा नशे में भी था, जब सभी को ऐसे अपनी ओर ही देखता हुआ पाता है तो कंफ्यूजन में सबकी ओर देखने लगता है। क्या मैं कुछ गलत? लेकिन वह लड़का अभी इससे पहले अपनी पूरी बात समाप्त भी कर पाता अचानक उसे रियलाइज होता है कि कुछ देर पहले अभी अभी उसने किसके बारे में क्या कह दिया है। कुछ देर पहले कह गए अपने शब्दों को रियलाइज करते ही अचानक उसे लड़के के हाथ पांव फूल जाते हैं। इस वक्त भयानक डर के भाव उस लड़के के चेहरे पर साफ साफ देखे जा सकते थे। डरो मत, हम लोग इस वक्त प्राइवेट रूम में हैं। विकी उस लड़के को थोड़ा कंफर्ट देते हुए बगल वाले लड़के को पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाने का इशारा करते हुए कहता है। वही वह लड़का जो लगातार घबराए जा रहा था जब विक्की की बात सुनता है तो अपने आसपास के एरिया को देखने लगता है, तब जाकर वह एक चैन की सांस ले पाता है। अपने आप को थोड़ा शांत करने के बाद जैसे ही उसे लड़के को फील होता है कि अभी अभी वह मौत के मुंह से बाहर आया है तो उसका नशा जो हल्का सा ज्यादा हो गया था पूरी तरह से उतर जाता है। चलो अब ब्रदर विकी की पार्टी में ही मुलाकात होगी सबसे। सम्राट जिसने पार्टी होस्ट की थी अचानक खड़ा होते हुए सबसे कहता है। वहीं जब सभी लोग सम्राट को खड़ा होते हुए देखते हैं तो वे लोग भी जिनका मन वहां रुकने का नहीं था खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलकर जाने लगते हैं। वहीं वह लड़का जिसने क्वीन पर अभद्र टिप्पणी की थी जब सभी को अपनी वजह से ऐसे जाता हुआ देखा है तो वह भी वहां से चुपचाप निकल जाता है। इस समय उसकी आंखों में ना तो अपने दोस्तों के लिए कोई सम्मान और प्रेम दिखाई दे रहा था और ना ही उनसे मिलते वक्त उसके चेहरे पर कोई स्माइल थी। बन तो सब ऐसे रहे हैं जैसे साले सब दूध के धुले हुए हो, मेरे मुझसे गलती से ही तो निकल आया था वह सब। वह लड़का जिसने क्वीन पर टिप्पणी की थी मन ही मन में प्राइवेट रूम से निकलते हुए खुद से कहता है। वास्तव में यह लड़का भी कोई सामान्य रिच फैमिली से नहीं बल्कि दिल्ली की 4 बड़ी फैमिलीज के बाद आने वाले सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक से बिलोंग करता था। वही विक्की जो इस समय चुपचाप सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था अचानक शराब के खाली गिलास जो टेबल पर रखा हुआ था की ओर देखते हुए कहता है। अंकल आपको क्या लगता है क्या यहाँ से आवाज बाहर गई होगी उस समय जब हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे? क्या यंग मास्टर को भी इस क्वीन नाम के बाद से डर लगता है? आपके होते से मुझे भला कैसा डर? विक्की भी उसी मुस्कान के साथ उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरफ देखकर कहता है। इस वक्त विक्की को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह वही इंसान है जो कुछ देर पहले उन लोगों के साथ क्वीन का नाम लेने में भी डर रहा था और केवल उसका नाम सुनकर के ही कांप गया था। इस समय तो उसे देखकर अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी, मानो यह वह इंसान हो ही ना जो अभी कुछ देर पहले हंसी ठिठोली कर रहा था। तो फिर क्या यंग मास्टर अपने उससे दोस्त के लिए चिंतित और परेशान है? वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति विक्की की ओर देखकर कंफ्यूजन के साथ पूछता है। दोस्त वे सब दोस्त कहलाने के लायक भी हैं? बेवकूफ कहीं के, शराब और फिजिकल रिलेशन के अलावा कुछ आता भी है इन बिगड़ल अमीरजादों को? विक्की अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है। मुझे तो बस यह चिंता है कि क्वीन के पास अगर यह बात पहुंच गई तो हमारी आने वाली बिजनेस मीटिंग कैंसिल हो सकती है जो मुझे काफी मुश्किल से मिली थी। बाकी यह लोग मरे या जिए मुझसे क्या मतलब है? अपना चेहरा हाँ में हिलाता हुआ वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति बिना और कुछ सवाल जवाब किए अमन के पहले वाले सवाल का जवाब देता है। जब आप सभी बात कर रहे थे तो मैंने फैमिली की एक तकनीक से पूरा कमरा लॉक कर दिया था जिसकी वजह से कोई भी अर्ली स्टेज और यहाँ तक कि मिडिल स्टेज का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी आपकी और आपके दोस्तों की आवाज को नहीं सुन सकता था। और जहां तक लेट स्टेज या इससे ऊपर के लोगों का सवाल है तो मुझे नहीं लगता इस छोटे से बा में ऐसे लोग मौजूद होंगे।
और अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ऐसे लोग मौजूद हैं तो हम केवल उनके सामने सर झुका सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वहीं विकी जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनता है तो हमें गर्दन हिला देता है। अभी वे दोनों उस प्राइवेट रूम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों को बाहर से कदमों के चलने की तेज आवाज अपनी ओर ही आते हुए महसूस होती है। एक वेल ड्रेस्ड आदमी जिसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं 30-35 के बीच में रही होगी, कमरे में आता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ खन्ना मिला। इस समय डाइनिंग टेबल पर 4 लोग चुपचाप बैठे खाना खा रहे थे। कोई भी इस समय कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं मिहिका जो हमेशा खड़ूस बनी रहती थी, आज उसने वास्तव में मिकी माउस टी शर्ट और उसी कलर का पजामा पहन रखा था जिसमें वह काफी क्यूट लग रही थी और जो इस वक्त अमन को ही बैठे बैठे खा जाने वाली नजरों से घूर रही होती है। वहीं अमन तो मिहिका को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वह यानी का वाहन मौजूद ही ना हो। तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया फिर? अमन और मिहिका जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे के कानों में जैसे ही दादाजी रामकृष्ण खन्ना की आवाज पड़ती है, दोनों के मुंह से अलग अलग जवाब निकलते हैं। क्या अभी अमन ने इतना ही बोला होगा कि तभी उसे मिहिका की आवाज अपने कानों में सुनाई देती है? मुझे थोड़ा और समय चाहिए सोचने के लिए। अब इसमें क्या सोचा है, सब कुछ तय हो तो चुका है। सॉरी। खन्ना अपनी बेटी माहिका खन्ना की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में कहते हैं। मैं कल ही पंडित जी को फोन करके घर आने के लिए बोलता हूँ। शौर्य खन्ना मिहिका की बात को पूरी तरह से अनदेखा करते उन दोनों यानी कि मिहिका और अमन की ओर देखकर कहते हैं। अब आगे क्या होगा? कौन है यह बार की ऑनर क्वीन? क्यों लोग इसे इतना अधिक डरते हैं? कौन है यह विक्की नाम का व्यक्ति जिसको गार्ड करने के लिए रखा गया है, एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट? क्या करेगी मिहिका जब कल आएंगे पंडित जी मुहूर्त निकालने के लिए? अमन क्यों है अब इतना शांत? क्या चल रहा है इस वक्त उसके दिमाग में? क्या विकी ही कर रहा है पार्टी ऑर्गेनाइज जिसमें उसने इनवाइट किया है ज्योति शाह को? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ द हेवनली मार्शल जीनियस।